हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने जितने भी पिछले लेक्चर कवर किए तो उसमें हम लोग अलग अलग शासकों के बारे में बात किया। आज हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में और देखेंगे गुप्त साम्राज्य का इतिहास कैसा रहा और गुप्त साम्राज्य का इतिहास कब से कब तक चलता है। चौथी शताब्दी से शुरू होकर के ये छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक चलता है। तो गुप्त वंश के इतिहास के सबसे पहले जब गुप्त वंश के बारे में बात करते हैं तो गुप्त वंश के इतिहास के स्रोत यानी कि गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, आइए इसके बारे में पहले बात करते हैं। हमने बताया कि कुषाण साम्राज्य चल रहा था, कनिष्क के शासनकाल बहुत लंबे समय तक चला और बहुत प्रभावशाली शासक थे, ये भी हमने बता दिया। अब कुषाण के बाद हमारे भारत पर उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का स्थान आता है। तो कुषाण साम्राज्य के स्थान पर अब कौन आ गए? गुप्त साम्राज्य आए, यानी गुप्तों ने शासन करना शुरू कर दिया। इस वंश के इतिहास के बारे में अगर जानकारी प्राप्त किया जाए तो कहां से मिलता है? इस वंश का इतिहास हमें मिलता है पुराण से। तो इस वंश का इतिहास हमें पुराण से मिलता है और पुराण में भी कौन कौन से पुराण, जिसमें ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भविष्योत्तर पुराण, ठीक है। तो ये मिलते हैं हमारे पुराणों से संबंध किसके बारे में, पुराणों से जानकारी किसके बारे में? तो गुप्त वंश के इतिहास के बारे में, है ना। तो गुप्तों की राजनीतिक इतिहास पर ये सारे पुराणों से हमें जानकारी मिलती है गुप्तों के बारे में। इसके अलावा विशाखा दत्त की लिखी हुई मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, इसके अलावा वज्जिका कौमुदी महोत्सव जो है वज्जिका की लिखी हुई, और कालिदास की रचना जिसमें रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो ये जो थे वो कुछ पुस्तक है जिनसे गुप्त साम्राज्य के बारे में या गुप्त साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हमने पहले बताया पुराण से मिलती है जानकारी, इसके बाद मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जो विशाखा दत्त की रचना है, कौमुदी महोत्सव जो वज्जिका की रचना है, कालिदास की रचना में रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, इन सब से गुप्त काल के समाज कैसी थी, गुप्त काल की संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के बारे में। इसके अलावा बौद्ध और जैन साहित्य का भी उपयोग हम लोग इसके यानी गुप्त साम्राज्य के इतिहास के रूप में या इतिहास के स्रोत के रूप में हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में ही एक बहुत ही विख्यात चीनी यात्री जो थे, बहुत ही फेमस चीनी यात्री जो थे, वो भारत की ओर आए थे और उसका नाम था फाहियान। फाहियान जो है वो भारत में आते हैं किसके शासन काल में आते हैं? तो भारत में वो गुप्त काल में ही आए। चंद्रगुप्त टू हम लोग आगे बात करेंगे जिस पर बीपीएससी ने इस साल क्वेश्चन भी बनाया है, ठीक है। आइए बात करते हैं कि भारत में जब चीनी यात्री फाहियान आए उसके कुछ अभिलेख जो है, उसके कुछ विवरण जो है, उससे भी हमारे यहाँ के गुप्त शासक के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्तों के अभिलेख, गुप्तों के सिक्के जो हमें बहुत संख्या में मिले हैं, उसके भी सहारा लेते हैं हम लोग गुप्तों के इतिहास में। अगर अभिलेख और सिक्कों का सहारा ना लिया जाए तो गुप्तों का इतिहास कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है, गुप्तों का इतिहास कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया जा सकता है ना। तो इसीलिए गुप्तों का इतिहास पढ़ने के लिए गुप्तों के अभिलेख और सिक्कों की भी सहारा लेना पड़ता है या पड़ेगा। तो गुप्तकालीन अभिलेख में अगर सबसे बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख की, तो वो गुप्तकालीन अभिलेख में बात करेंगे। सबसे पहला जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जो गुप्त साम्राज्य के बारे में या गुप्त के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है। ये इलाहाबाद में स्थित है और अशोक स्तंभ जो है इलाहाबाद के पास में, उस पर उत्कीर्ण की गई है, उस पर लिखी गई है। अगर बात किया जाए प्रयाग प्रशस्ति के लिखने वाले कौन थे, तो प्रयाग प्रशस्ति के लिखने वाले जो थे उनको हरिसेन थे, यानी प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? हरिसेन थे। और हरिसेन जो किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो समुद्रगुप्त के राजकवि थे कौन? हरिसेन, है ना। तो समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे? समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन थे। इसने समुद्रगुप्त के विजय, जो भी लड़ाइयां इन्होंने जीती, उनके गुणों का बखान किया है, यानी उनके गुणों का उल्लेख किया है। कौन? हरिसेन ने। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ओके। इसके अलावा गुप्तकालीन जो मुहर हमें मिले हैं, तो गुप्तकालीन मुहर से भी गुप्तों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। गुप्तों ने बहुत बड़ी संख्या में सिक्के ढलवाए थे, बहुत बड़ी संख्या में सिक्के ढलवाए थे। और कहा जाता है ऐसा है कि कुषाण के बाद गुप्तों ने ही सबसे बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। किसके बाद? कुषाण के बाद। याद रखेंगे, कुषाण के बाद गुप्तों ने ही बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। सिक्के से हमें क्या पता चलता है? सिक्के से राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना।
अब गुप्त काल के मूर्तियां और मंदिरों से कला के बारे में, स्थापत्य का विकास किस तरह से हुआ, इस पर भी प्रकाश पड़ता है। तो गुप्त काल में मूर्तियां और जो मंदिर बनने लगे, मूर्तियां और मंदिर से, और वहां की स्थापत्य कला कैसी थी, इस पर भी हमें जानकारी मिलती है। यानी गुप्त काल से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका मतलब है कि गुप्त काल बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना। और भारत के इतिहास के लिए गुप्त वंश जरूरी है। तो गुप्तों का इतिहास में हम लोग आइए देखते हैं गुप्त वंश का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और कैसे शुरू होता है। अगर बात किया जाए कि गुप्तों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में अभी तक बहुत सारे विवाद वाली बातें हैं, विवादास्पद बातें हैं, यानी सही बातें नहीं है। उनका निवास कहाँ के थे, वो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे हमें इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन संभवतः ये कहा जाता है कि वो वैश्य वर्ण के थे, वैश्य वर्ण के थे। हमने बताया उस वक्त 4 वर्ण चला करते थे, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हुआ करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हुआ करते थे। तो ये वैश्य वर्ण के थे। लेकिन राज्य सत्ता जब प्राप्ति हो गई इनको, तो राज्य सत्ता प्राप्ति होने के बाद ये क्षत्रिय कहलाने लगे। कहा जाता है गुप्त वंश के इतिहास में कि गुप्त जो थे वो कौन से थे, कौन से वर्ण के थे, तो वो वैश्य वर्ण के थे। लेकिन जब उन्हें राज सत्ता की प्राप्ति होती है, तो राज सत्ता की प्राप्ति होने के बाद वो क्षत्रिय कहलाने लगते हैं। उनका मूल निवास कहाँ का था, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो कहा जाता है कि वो प्रयाग के पास के रहने वाले थे। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो उनका निवास कहाँ था, वो प्रयाग के पास के रहने वाले थे। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त जो था ये संस्थापक था किस वंश का, गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश का संस्थापक को याद रखना है श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त जो थे वो उतने बड़े प्रभावशाली राजा तो नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी श्रीगुप्त जो थे वो संस्थापक थे जरूर, गुप्त वंश के प्रभावशाली थे। लेकिन इनसे भी प्रभावशाली जब हो गया कोई शासक, तो इनका उतना ज्यादा जिक्र नहीं आता है। लेकिन श्रीगुप्त बहुत प्रभावशाली शासक थे। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जिनका समय है 319 से 330 ईस्वी। और इस वंश का, गुप्त वंश का सबसे पहला प्रभावशाली राजा जो था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त वन जो पहला प्रभावशाली राजा हुआ, चंद्रगुप्त वन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। सैनिक अभियान उन्होंने किए, उन्होंने वैवाहिक संबंध किए, और इस तरह से वैवाहिक संबंध बना करके, सैनिक अभियान करके उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। उसने किसके साथ, लिच्छवी की राजकुमारी के साथ शादी की। उसने विवाह किया और विवाह करके बिहार तक के अपना प्रभाव बनाया। हमने बताया कि जो गुप्त वंश थे, या गुप्त वंश कौन थे, इसका संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। कहा जाता है कि गुप्त कहाँ के रहने वाले थे, तो गुप्त प्रयाग के पास के रहने वाले थे। गुप्त इलाहाबाद के पास के रहने वाले थे। प्रयाग अभी जो कहा जाता है, तो इलाहाबाद के पास के रहने वाले थे, प्रयाग के पास के रहने वाले थे। लेकिन उन्होंने लिच्छवियों के साथ शादी की, लिच्छवी के राजकुमारियों के साथ शादी की, और इस तरह से उन्होंने अपना प्रभाव, अपना क्षेत्र जो है वो बिहार तक बढ़ा दिया। 319 ईस्वी में तो चंद्रगुप्त प्रथम जब राज सिंहासन पर बैठता है, जब गद्दी पर बैठता है, तो गद्दी पर बैठने के साथ ही 319 ईस्वी में वो एक संवत चलाता है जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। 10 साल के बाद इसके पुत्र आते हैं चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में समुद्रगुप्त आते हैं। और समुद्रगुप्त ने 330 से लेकर के 380 ईस्वी तक के शासन किया। समुद्रगुप्त को के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख आता है। उसने उत्तरी भारत के 9 राज्य, मध्य भारत के राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को उसने हरा दिया था। और उन्होंने सभी पे जीत प्राप्त कर ली थी। जितने भी आसपास के क्षेत्र थे, जितने भी सीमा वाले क्षेत्र थे, सभी पर उसने जीत प्राप्त कर ली थी। और इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो सैनिक अभियान, उनकी जबरदस्ती और सैनिक अभियान के कारण ही कुछ विद्वानों ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। यह क्वेश्चन पूछा गया 12th एग्जाम में। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे तो कहा जाता है कि मौर्यों के बाद चंद्रगुप्त मौर्य या फिर जो अशोक, ये सब जो मौर्य जो वंश थे, तो मौर्यों के बाद समुद्रगुप्त ने ही उत्तरी और दक्षिणी भारत को एक साथ बांधने की कोशिश की और एक साथ बांधा।
प्रयाग प्रशस्ति में जो लेखक हैं हरिसेन, वो इनके बारे में, इनके गुणों का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि धरती पर समुद्रगुप्त के जैसा कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो समुद्रगुप्त के मुकाबला कर सके, उसका कोई कंपटीशन में नहीं था, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। कहा जाता है कि और प्रयाग प्रशस्ति में ही कहते हैं कि समुद्रगुप्त अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा देता था। वो अजय है, वो कभी हार नहीं सकता है, वो मानवता के लिए उदारता की प्रतिमूर्ति है। कुछ सिक्कों पर कहा जाता है समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। और इससे ये कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे। कुछ विद्वान क्या मानते हैं, समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे और प्रयाग प्रशस्ति में उसके व्यक्तित्व का, उसके पर्सनैलिटी का ये जो बखान किया गया है, ये जो गुण के बारे में उनको उल्लेख किया गया है कि धरती पर उसका कौन कंपटीशन में नहीं था, कोई उनके प्रतिद्वंदी नहीं था और कितने राजाओं को उन्होंने अपने तलवों से मिटा दिया था। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे समुद्रगुप्त का चित्र है ये, और ये वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त का चित्र है, वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त के सिक्के पे चित्र ये छपा हुआ है। आइए आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। और समुद्रगुप्त हमने बताया, चंद्रगुप्त के बाद कौन आए, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना, चंद्रगुप्त टू आते हैं। और इस समय में गुप्त साम्राज्य जो था वो चरम पर पहुंच चुका था, यानी गुप्त साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र पर पहुंच चुका था। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी वैवाहिक संबंध बनाए, और वैवाहिक संबंध बनाने के साथ यानी विवाह करने के साथ और इन्होंने अपनी राजशक्ति को बढ़ाया। और ये जो है काफ़ी दिन तक यानी कि इसी तरह से चलती रही। 380 से 1415 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी से चंद्रगुप्त टू के समय में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि ये शकों पर विजय प्राप्त किए थे। और चंद्रगुप्त टू जब शकों को हराते हैं तो इन्होंने अपना एक टाइटल रखा, एक उपाधि धारण की, और उस उपाधि को कहते हैं हम लोग विक्रमादित्य। तो शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त टू जो थे वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। मेहरौली में जो लौह स्तंभ है, मेहरौली जो दिल्ली में है, मेहरौली में लौह स्तंभ है, उस पर राजा चंद्र का अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त टू था। तो मेहरौली में जो लौह स्तंभ है जिस पर राजा चंद्र का उल्लेख मिलता है, उसके के बारे में कहा जाता है कि कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त टू ही होंगे। महाकवि, इनके दरबार में महाकवि जिनका नाम था कालिदास इस राजा के दरबार में रहते थे। महाकवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त टू के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इन्हीं के समय में चीनी यात्री जो थे फाहियान भारत की यात्रा पर आते हैं। किसके समय में, तो फाहियान भारत की यात्रा पर आते हैं। किसके समय में, चंद्रगुप्त टू के समय में। ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है 69 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है BPSC 69 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चीनी यात्री भारत आते हैं किसके शासनकाल में, फाहियान के शासनकाल में। ठीक है, तो फाहियान के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे कि चंद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश में कुमारगुप्त प्रथम आए, स्कंदगुप्त आए। दो और प्रभावशाली राजा हुए जिनका नाम थे स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त चंद्रगुप्त के बाद। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त टू के बाद कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की। स्कंदगुप्त ने एशिया के हुणों को परास्त कर दिया था और गुप्त साम्राज्य को बचाया था उसने। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके पास उत्तराधिकारी, इसके बाद इसके आने वाले जो थे वो उतने मजबूत नहीं रहे, और इस तरीके से गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगता है और बाहर से हुणों का आक्रमण होने लगता है। 570 ईस्वी तक के गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और गुप्त साम्राज्य जब समाप्त हो गया तो गुप्तों का स्थान अब पुष्यभूतियों ने ले लिया, वर्धन ने लिया, मौखरियों ने ले लिया। मगध के बाद जो उत्तर गुप्त शासक आए उन्होंने ले लिया, गौड़ राजाओं ने ले लिया। इन सब लोगों ने, छोटे छोटे राज्यों ने फिर से छोटे छोटे राज आने शुरू हो गए। हमने बताया कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो छोटे छोटे राजा आए थे, अब चंद्रगुप्त या फिर गुप्त साम्राज्य के बाद अब फिर से छोटे छोटे राज्य निकलना या आना शुरू हो गया।
हर्षवर्धन के पहले तक के, यानी छोटे छोटे राजा आया और बड़े साम्राज्य में फिर से आएंगे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के पहले तक के उत्तरी भारत पूरी तरह से राजनीतिक रूप से टूट गया था, बिखर गया था। तो चंद्र का महरौली दिल्ली लौह स्तंभ में आपको दिखाता हूँ। ये है महरौली का लौह स्तंभ, जिस पर राजा चंद्र के बारे में जिक्र मिलता है, राजा चंद्र के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से गुप्त पूरी तरह से लगभग स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। अब इसके बाद हम लोग गुप्त के प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि गुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, गुप्त के साम्राज्य में कृषि कैसा था, व्यापार कैसा था, नगर कैसा था। इसके बारे में हम लोग फिर किसी अन्य लेक्चर में बात करेंगे। दीजिए इजाज़त। अगर पसंद आ रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। तब तक के लिए लेते हैं विदा। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।